हम लोगों ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर में हम लोगों ने क्या देखा था कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम जो होते हैं उसका मास जो होते हैं न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग कराए थे और ये सारे चीज क्लोजेस्ट अप्रोच ये सारे चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन क्या हुआ कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कुछ क्या हो गई कि प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बता पाए थे। दैट्स वाइज हमारे पास में क्या आया, एक न्यू मॉडल्स आया जिसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स या बोहर मॉडल्स ऑफ एटम्स बोलते हैं। किसी किसी किताब में बोहर्स मॉडल्स ऑफ एटम लिख देता है, कहीं पे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी लिख देता है, तो आप उस पर कंफ्यूजन नहीं हुए। जब बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जब कब आया था 1913 से लेकर करके 1915 तक इन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और इन्होंने क्या किया था कि रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट था ना, न्यूक्लियस खोज किया था रदरफोर्ड ने, सर्कुलर ऑर्बिट में काम करते हैं, तो इसको उन्होंने क्या किया कंटिन्यू करते हुए इन्होंने क्या किया कि आगे की तरफ एटम्स की थ्योरी को देना चालू कर दिया। बात यहां तक समझ में आया है क्या? अब तो इसके बारे में लिखेंगे बोहर डेवलप्ड, लिखो बोहर डेवलप्ड, लिखो बोहर डेवलप्ड, बोहर डेवलप्ड डेवलप्ड अ क्वांटिटेटिव, Bohr developed a quantitative atomic model, quantitative atomic model, quantitative atomic model to the hydrogen atom, to the hydrogen atom, to the hydrogen atom that account for spectrum, SPECTRUM, spectrum लिख लिया क्या? that account for the spectrum, ठीक है ना? देखिए समझिए पहले बातों को। क्या हुआ, अब आप सोचिएगा कि ये साइंटिस्ट लोग कैसे सोचे होंगे कि हाइड्रोजन एटम्स का स्पेक्ट्रम निकलता होगा या ऐसा कुछ होता होगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे पास में ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट जानते हैं ना, उधर पीछे लगा हुआ है ट्यूबलाइट। उस ट्यूबलाइट के अंदर में हमने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन एटम्स को क्या कर दिया कि रख दिया। और हाइड्रोजन एटम्स के मतलब गैस को रख दिया, मतलब एटम्स को नहीं रखा, किसको रख दिया, गैस को रख दिया। और उन्होंने क्या किया कि उस ट्यूबलाइट को एक सर्टेन वोल्टेज देना चालू किया। क्या देना चालू किया? उस ट्यूबलाइट के अंदर में एक सर्टेन वोल्टेज देना चालू किया। तो उससे क्या हुआ कि उस ट्यूबलाइट के अंदर से कुछ लाइट, कुछ रे क्या हुआ कि स्पेक्ट्रम बन कर करके निकलना चालू हुआ, जिसको उन्होंने किस चीज पे डाल करके चेक किया, प्रिज्म के ऊपर में डाल करके चेक किया। तो एक क्लस्टर ऑफ द स्पेक्ट्रम मिला, जैसे कि लाइमन सीरीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, पी फंड, इस टाइप के उन्होंने बहुत सारी चीजें देखा और उसके बाद में उन्होंने कैलकुलेट बहुत सारी चीजें बताया। तो बात को यहाँ तक समझ में आया ना, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो रही है यार, समझ में आया क्या? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी के अंदर में, द मॉडल इनकॉर्पोरेटेड, द मॉडल इनकॉर्पोरेटेड, INCORPO, incorporated, RATED, incorporated the nucleus model of the Rutherford, incorporated the nucleus model of the Rutherford, nucleus model of the Rutherford, न्यूक्लियस मॉडल ऑफ द रदरफोर्ड। मतलब क्या हुआ, समझ में आया क्या? इन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियस मॉडल ऑफ द रदरफोर्ड के बारे में, जैसे कि सपोज कर लो कि हमारे पास में एक एटम है, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि एटम का पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेंटर के ऊपर में होता है। तो इन्होंने भी बोला कि एटम्स का पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर के ऊपर में होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इन कॉपरेशन ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कॉपरेट किया उनके एक्सपेरिमेंट को और उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा बहुत उनके एक्सपेरिमेंट को कमियां थी, उसको कमियां को दूर करते हुए आगे बढ़े। बट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रूथ फॉर द फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के लिए, चाहे केमिस्ट्री के लिए ट्रू नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड भी जैसे कि रियल में कोई
न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव नहीं करते हैं। रियल में ऐसा नहीं है, ट्रूथ नहीं है, बट फिर भी हमें क्यों पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में? बिकॉज ये हमारे फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें इसके ऊपर में अप्लाई करना है। बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। इसका मतलब इसके पास में अगर वेलोसिटी होगा तो क्या हो जाएगा कि ये इसके अंदर में सेंट्रीपिटल फोर्स mv² के बराबर हो। मतलब इन सब चीज़ों को हम लोग को फिजिक्स का कुछ पार्ट्स जो है ना, इसके अंदर में बहुत सारे चीज़ें यूज करना है। दैट्स वाइज वी आर डिस्कसिंग इन द मॉडर्न फिजिक्स। बात समझ में यहाँ पे है? जैसे रेडियस कैसे निकालेंगे, कुछ हद तक रेडियस निकालना सीखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके पास में कितना एनर्जी होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट पे कितना एनर्जी होता है, इन सब बारे में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, Bohr models is only applicable for Bohr models is only applicable for Bohr models is only applicable for hydrogens like atom. Bohr model is only applicable for hydrogens like atom. Bohr model is only applicable for hydrogens like atom. Hydrogens like atom का मतलब समझ में आया आप लोगों को? हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब हुआ हाइड्रोजन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें जो भी हाइड्रोजन जैसा बिहेवियर शो करेगा, जैसे हीलियम पे अगर 1+ दे दें तो क्या ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अगर मैं लिथियम पे कितना प्लस दे दूं, 2+ दे दूं Li पे, तो क्या ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो ऐसे एटम्स जो हाइड्रोजन लाइक एटम होते हैं, जिनके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, उन पे ये थ्योरम केवल लागू होता है, अदरवाइज किसी पे लागू नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? तो क्या लिखवाया मैंने, पॉइंट बना के बताना एक बार। हाँ लिख लेना। इसके बाद लिखना, इट वाज सक्सेसफुली अप टू द सम एक्सटेंट, इट वाज सक्सेसफुली या सक्सेसफुल, इट वाज सक्सेसफुली, फुल लिख लो, अप टू सम एक्सटेंट in explaining the features of the spectrum, emitted by such as hydrogen atoms. But this model is not a true picture for atoms. This model is not a true picture for atoms. This model is not a true picture for नहीं है, ट्रू पिक्चर फॉर एटम्स, ट्रू पिक्चर फॉर एटम्स हो गया ना। मतलब ये मॉडल जो है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के स्पेक्ट्रम को, बिहेवियर को शो करने के लिए क्या स्पेक्ट्रम इमिट होगा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए बात करता है। लेकिन ट्रू पिक्चर अभी भी एटम्स का नहीं है, बिकॉज ट्रू पिक्चर ऑफ द एटम्स इज डिफाइंड बाय द क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी से डिफाइन होता है। तो लिखेंगे द ट्रू पिक्चर ऑफ द एटम्स इज डिफाइंड बाय quantum mechanics. True picture of atom is defined by quantum mechanics. True picture of atom is defined by quantum mechanics. Quantum mechanics. ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, there are three मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन 3 को हम लोग को डिस्कस करना है। There are 3
postulate, postulate, there are three postulate, there are three postulate given by, there are three postulate, postulate, postulate given by बोहर्स, given by बोहर्स। मतलब तीन इन्होंने, थ्री क्या दिए थे इन्होंने, पोस्टुलेट दिए थे। फर्स्ट लिखना, फर्स्ट पहले समझ लो फिर इसके बारे में लिख लेना। इन्होंने क्या कहा कि जो भी एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो क्या है, एक आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या है कि बाइंडिंग फोर्स के कारण, ये क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को फोर्स में भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इसका मतलब इनके आपस में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये भी समझ में आता है। तो इन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या है, बाइंड है एक दूसरे से, और क्या है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है उसके इफेक्ट के कारण, उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। नहीं आया समझ में? तो इन्होंने क्या बोला, पहले फर्स्ट मॉडल समझ लो। इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं बोलूं कि सेंटर पे कौन बैठा हुआ है, बोलो पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा एक ऑर्बिट में, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ से r डिस्टेंस पे चेक करूं तो हमको क्या बोला गया कि एक फोर्स लग रहा होगा। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ाया था के Q1 Q2 बाई में r स्क्वायर, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो इन्होंने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, ऑर्बिट के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो पक्का एक फोर्स लग रहा होगा। दैट फोर्स विल बी द बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स के कारण बैलेंस हो रहा है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा होगा mv² बाई में r होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम कहोगे कि सर इन दोनों के बीच में अब कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर मैं बोलूं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो सर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना। देखो ना, ये प्लस चार्ज है और इधर कितना है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। अट्रैक्टिव फोर्स विल बी द बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या लिखाएगा सर, K और ZE इनटू में क्या लिखेंगे, E अपॉन में क्या लिखेंगे, r² मस्ट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, mv² बाई r लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो ना। अब जैसे ही इन्होंने इसके बारे में बोला कि ये जो है ना बैलेंस कर दिया इस फोर्स को, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है ना एक ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। नहीं आया समझ में? फर्स्ट पोस्टुलेट समझ में आया इनका क्या कहना चाह रहे थे कि फर्स्ट पोस्टुलेट में इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट पोस्टुलेट में इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन क्यों रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर में लग रहा है और उसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आया क्या? यार ये तो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ लिया, अब क्या इसके रियल में जो मॉड्यूल्स दिया था, पोस्टुलेट दिया था, वो भी तो लिखना पड़ेगा अपने को। तो लिखेंगे इसके बारे में, फिर इसको ऐड कर लेना। लिखना, लिखवाऊं, लिखना। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, ड्यूरिंग, हाँ इसके फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में लिखना है। पोस्टुलेट का अंग्रेजी POSTULAT, फर्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट TU पोस्टुलेट, ठीक है ना, फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। लिखना है इसके अंदर में ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, during revolution of electrons around the nucleus, around the nucleus in circular orbit, around the nucleus in circular orbit, circular orbit, the electrostatic force of attraction, 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 the electrostatic force of attraction will be balanced by, will be balanced by
विल बी बैलेंस्ड बाय कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, अगर भीतर की तरफ, बाहर से तुम देखोगे तो तुमको क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सुनो तो पहले बात को, बाहर से तुम देखोगे तो कौन सा फोर्स इसको बैलेंस करोगे, सेंट्रीपिटल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो कौन सा फोर्स लिखोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग जब बोलेंगे तो कौन सा फोर्स बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा है। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं थ्योरी, तो किसके बारे में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिख रहे हैं, इसलिए वहां पे कौन सा फोर्स बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने बताया होगा, चाहे आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो वहां पे क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर द इक्वल, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होता है एंड ये फ्रेम रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया ना? तो के mv² जो था उसको बैलेंस किया के जेड ई इंटू ई बाई में r² के थ्रू। और इन्होंने फिर एक और चीज बोला कि एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो रेस्ट पे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये भी बात को लिखा, तो ये भी पॉइंट बना के लिख लो कि न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, न्यूक्लियस इज एट रेस्ट एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट। हो गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट। सेकेंड लिखो, सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट लिख लिया। चलो देखो, सेकेंड पोस्टुलेट को पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या बोला सेकेंड पोस्टुलेट के अंदर में, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है ना सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो एक एंगुलर मोमेंटम को क्या कर रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH बाई में 2 के होता है। मतलब कोई भी अगर सर्कुलर मोशन के अंदर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके जो एंगुलर मोमेंटम होंगे वो क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H बाई 2 होंगे। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने बोला L इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल मतलब N इंटू में H बाई में 2 जहां पे H क्या है हमारे पास में, प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है हमारे पास में, H प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितना होती है, किसी को याद है? हाँ, जूल सेकेंड भी याद रखना है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जल्दी से लिख लो इसको भी। रुको, लिखने से पहले इनका थोड़ा सा एक्चुअल जो वर्डिंग था वो लिख लो। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, during the revolution around the nucleus, during the revolution around the nucleus, the orbital angular momentum of electron, orbital angular momentum of electron must be integral multiple of must be integral multiple of H by 2 integral multiple of H by 2 हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H by 2 और इसके बाद में ये वाला लिख लेना। समझो, इधर समझो, बात करें या अभी रुक जाए? बोलोगे तो रुक जाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो उन्होंने क्या बोला, समझने की कोशिश करो। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, समझ लो, इधर समझने की कोशिश करो तभी जाकर करो। इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा तो ये किस तरह से मूव कर रहा होगा, कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा। और इन्होंने एक वेव बनाते हुए कहा कि इस तरह से ये सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बात समझ में आया यहाँ तक? अब तब जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है इस तरह से, तो ये NH/2 का क्या रोल है, कैसे आया ये एंगुलर मोमेंटम? तो सर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, MVR। अरे MVR पढ़े थे ना, तो ये कैसे आया, क्या हुआ, सब चीज के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग।
अब तुम सोचो कि मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है टोटल डिस्टेंस कवर कितना करेगा अगर इस तरह से मूव करेगा, तो सर 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा? अरे 2 पाई आर ही तो करेगा। अच्छा सर 2 पाई आर में कितने वेवलेंथ होंगे? तो सर हम कहेंगे सर यहाँ से एक वेवलेंथ तो यहाँ मिल गया, ऐसे जोड़ते चलेंगे तो कितने वेवलेंथ मिलेंगे? n इंटू लैम्डा मिलेंगे कि नहीं? बहुत सारे हैं, n इंटू लैम्डा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ द लैम्डा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे कि नहीं? अब हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर फोटोन हो या इलेक्ट्रॉन हो तो उसके पास में एक मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू होती है h बाई लेमडा। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? अच्छा पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? h बाई, अच्छा मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी होता है कि नहीं होता है? ये क्या था अपने बारे में बोलो? मोमेंटम के बारे में डिस्कस किए हुए हैं कि नहीं किए हुए? अरे बोलो ना यार। मोमेंट तो एच बराबर लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एच बाई एम भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलना इधर, थप्पड़ मारूंगा तुम लोगों को एकदम। यहाँ पे बैठे हुए जैसे लग रहे हैं कि एकदम मर उड़ करके आए हुए हैं। नहीं पढ़ा तो बंद कर देते हैं अभी। हाँ तो यहाँ पे बोलो लेमडा के जगह पे क्या लिख देंगे? एन इंटू में एच बाई में एम बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम में से कितना बोलना चाहते हैं कि सर एम बी को इधर ले आओ, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन इंटू में एच बाई 2 पाई होगा कि नहीं होगा? दिस एम बी इज द कॉल एंगुलर मोमेंटम। तो क्या प्रूफ हो गया ना? उन्होंने प्रूफ दे दिया ना। अच्छा इसके बाद में L इज इक्वल टू क्या लिखे? एन एच बाई में 2 पाई। अच्छा हम लोगों को ना फिजिक्स है, तो फिजिक्स के अंदर में क्या होता है ना, कभी कभी ये चीजें केवल एम बी आर से काम नहीं चलेगा, कभी कभी हमें रोटेशनल मोशन के भी चीजें याद होना चाहिए। तो रोटेशनल मोशन के अंदर में आपने पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम जो होता है आई ओमेगा के इक्वल होता है, तो इसको हम लोग एन एच बाई 2 पाई भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो, फटाफट लिखते चलो। ठीक है, तो यहां तक हो गया, समझ में आ गया तुम लोगों को? अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिखो थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड, तीसरे नंबर पे आ जाओ। अभी तक यहीं पे पीछे ही छाप रहे होंगे, इतना धीरे कैसे चल रहे हो? सोते रहते हो गए यहाँ पे क्लास में? थर्ड में आ जाइए। तीसरे नंबर पे इन्होंने क्या बोला लिखना? वाइल रिवॉल्विंग, ऐसे लिखेंगे, रुको, while revolution of WHILE, while revolution of an electron in an orbit its total energy is sum of its kinetic energy and potential energy. Sum of its kinetic energy and potential energy. Sum of its kinetic energy and potential energy मतलब क्या बोला इन्होंने जानते हो क्या? कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा कहाँ पे? सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा, लेकिन मूव कर रहा है तो उसके कारण कौन सा एनर्जी जनरेट होगा? काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी जो होगा सिस्टम के अंदर, अच्छा पहले बताओ कि जब ये मूव कर रहा है, समझना यहाँ पे, समझो तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है इसलिए हमें ज्यादा टेंशन नहीं है इसको पढ़ाने में। अब तुम सोचो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? के Q1 Q2 बाई में R लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? के Q1 के जगह पे जेडी और R के Q2 के जगह पे क्या लिखेंगे? माइन। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखते हैं ना तो उसके साइन के साथ लिखते थे, याद है कि नहीं है? इसका मतलब नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, तो क्या यहाँ से माइनस के जेडी स्क्वायर बाई में R, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी बैलेंस्ड बाय द, बोलो, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे डिस्कस होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास में क्या हो जाएगा? 1/2 mv²।
लेकिन इन्होंने क्या बोला कि टोटल एनर्जी अगर हमसे पूछा जाए तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और प्लस में सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास में 1/2 mv², और माइनस में इधर से क्या लिख देंगे kjd² में r लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे टोटल एनर्जी के। बच्चा समझ ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, समझ पा रहे हो क्या? जल्दी से लिख लो। देखो इसके बाद में इनका ओरिजिनल क्या स्टेटमेंट था वो भी जान लो, लिखवाना तो पड़ेगा ना ओरिजिनल स्टेटमेंट तो समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, तो लिखो ओरिजिनल स्टेटमेंट इनके बारे में। आप पहले ऐसा लिख रहे हो क्या? लिखना, while revolving around the nucleus, while WHILE, while बोलते हैं ना, while revolving around the nucleus, while revolving around the nucleus in an orbit, it is in a stable state. It is in a stable state. It is in a stable state. It does not emit any energy radiation. It does not emit any energy radiation during revolution. It does not emit any energy radiation during revolution. फुल स्टॉप लगा के लिखना, it emits energy radiation only when it make transition from higher energy level to lower energy level. Higher energy level to lower energy level. From higher energy level to lower energy level. And the energy of emitted radiation is equal to the difference in energies of electrons in the two corresponding orbit in transition. फिर इन्होंने क्या बोला कि पहली बात तो क्या बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसके अंदर में ये स्टेबल स्टेट में एनर्जी मतलब रिवॉल्व करते हैं। जब स्टेबल स्टेट में रिवॉल्व करते हैं इसका मतलब एनर्जी ना तो ये लॉस करते हैं और ना ही ये क्या करते हैं गेन करते हैं अलग से। नहीं समझ में आया क्या? और ये चारों तरफ क्या करते हैं एक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं और उसके कारण रेडिएशन एनर्जी के कारण ये रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना है तो क्या करेंगे ये,
तब एनर्जी अपने पास में क्या करेंगे, एमिट्स कर देंगे। एनर्जी क्या कर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एनर्जी देना पड़ता है। अगर हम एनर्जी नहीं देंगे तो क्या वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन लोअर मतलब कि ग्राउंड स्टेट से क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में जाता है, हमने एनर्जी दिया, वो एनर्जी लेकर करके चला गया, लेकिन विद इन द सेकेंड में नहीं, 10⁸ सेकेंड के अंदर में वो वापस उसी स्टेट में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर में। बात समझ में आया कि नहीं आया। और उनके बीच में जब ये गया ग्राउंड स्टेट, ये समझ के चलो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और क्या हुआ कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और फिर वापस यहाँ तो आ ही जाएगा, लेकिन इसके बीच में एक रेडिएशन एनर्जी निकला, एक एनर्जी निकला वेव के फॉर्म में। दैट वेव फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ द, क्या बोलते हैं बोलो ना, स्पेक्ट्रम लाइन बोलते हैं, जो आगे चल करके डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ तक समझ में आया, एवरीथिंग समझ में आया क्या, आया कि नहीं आया। एक बार चीजों को रिवाइज कर लो फटाफट और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स थ्योरी, on the basis of Bohr's theory, we can calculate radius, we can calculate radius of orbits, velocity, radius of orbit, velocity, momentum, current, frequency, etc. फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा। मतलब बोहर्स मॉडल के थ्रू हम लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कितना एनर्जी है उसके पास में, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये सारे चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे नहीं आया समझ में, क्या आया कि नहीं आया थोड़ा बहुत। तो इधर आओ और देखो, पहले हम लोग फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, पहले तो टोटल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से और डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या आता है, फिजिक्स आता है। तो फिजिक्स के अंदर में तो एवरीथिंग गिवन है, तो हमें करना क्या है कि समझना है। तो पहले ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी जो आया था कितना आया था, सबको याद है क्या, किसी को पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था? कुछ याद नहीं है तो फिर बैठे क्यों हो, बैठ के क्या कर रहे हो? जब भी बोले रिवीजन करने के लिए तो क्या किए तुमने? तो 2 कैसे आ गया उसके अंदर में? 2 आता है कि जेड आता है? थप्पड़ मार दो पहले कस है एकदम। 2 लिख रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं क्लास में बैठ कर करके। जब 5 मिनट का दिया ना टाइम के रिवीजन करने के लिए, तो उस समय क्या किए हो? यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का अगर मॉड पूछे, मॉड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, के जेड क्या होता है यहाँ पे लिखवा रखे थे ना, जेड क्या होता है यहाँ पे है? क्या होता है? बोल नहीं सकते हो क्या? दूसरे से सुन के बोलना है ना, तो दूसरा बोलेगा उसके बाद में बोलेंगे, क्योंकि सब कुछ नहीं आता होगा, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं। दूसरा हम लोगों ने एक इक्वेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन अभी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, mv² इज इक्वल टू क्या लिखवाया था, kZd² लिखवाया था कि नहीं? अरे लिखवाया था ना, ये फर्स्ट पोस्टुलेट में था। यहाँ से R कट जाएगा तो हमारे पास में mv² की वैल्यू कितना आ जाएगी, kZd² में R आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी जल्दी लिखते चलो फटाफट। हो जाएगा। तो अब सोचो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो एवरीवन नो अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, mv² होता है। अरे 1/2 mv²। तो mv² की वैल्यू तो ऊपर से मिल गया हमारे पास में, तो क्या लिखेंगे, kZd² और बटे में क्या लिख देंगे, नीचे 2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? पोटेंशियल एनर्जी विल बी द नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है हमारे पास में, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है हमारे पास में, पॉजिटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अरे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अब अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी तुमसे पूछे क्यों नेगेटिव आ रहा है, निगेटिव क्यों आ रहा है, तो कोई क्या बताओगे तुम? पोटेंशियल एनर्जी क्यों निगेटिव आ रहा है अगर पूछे तो क्या बोलोगे तुम? क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बाइंड अपने तरफ खींच रखा, बाइंड कर करके फिक्स जगह पे रख रखा है। नहीं समझे है क्या? ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स, दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव विल कम। अरे नहीं आया समझ में क्या? नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अपने तरफ बाइंड कर करके रखा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए है। और दूसरी बात है, ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारे पास में न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो दोनों के बीच में जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिव में होता है। ये भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? तो ये सब तो फिजिक्स में हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आइए, तो अब हमारे पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात होना, सॉरी टोटल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। तो सर कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी और प्लस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में कितना आया है, -k/(Zd²/r), और काइनेटिक एनर्जी कितना आया हमारे पास में, k/(Zd²/2r)। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में फिर से आ जाएगा -k/(Zd²) में क्या आ जाएगा, 2r हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो हमारा टोटल एनर्जी भी नेगेटिव में आया है। अरे टोटल एनर्जी भी नेगेटिव में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या कहेंगे? अच्छा टोटल एनर्जी जो है, अब समझना इधर, हम क्या कहेंगे कि सर मॉड ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, देखो इधर काइनेटिक एनर्जी का मॉड, काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे भी पॉजिटिव है तो छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का मॉड बाई 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दिख ही नहीं रहा होगा क्या? कि नींद आ रहा है तो कहां से दिखेगा तुम लोगों को? अरे दिख रहा है क्या यार? ऐसा लग रहा है कि पढ़ाना ही बेकार है, तुमको एक्स्ट्रा पढ़ा करके गलती कर दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जिसमें तुमने पढ़ चुका होगा फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि पढ़ने का इच्छा होगा तब ना पढ़ोगे। देखिए एकदम ये चीजें क्या अलग से लिखा जा रहा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया गया था ना अभी कल, 2 दिन पहले तुमने रिवाइज किया है ना उस चैप्टरों का, अब फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बोला जा रहा है तुम लोगों से। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। कैसे लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी बाई 2? कैसे लिख दिया बताइए? हाँ नीचे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे, बोलने में भी एकदम कुछ नहीं, कि प्रेजेंस ऑफ माइंड भी एकदम यहीं पे बैठा के रखे हुए हैं। सबके सब मार दो पहले थप्पड़ अपने आप को कस कस करके, 4-4 थप्पड़ जल्दी से मार दो, कस के मार जल्दी से, 4-4। अब ठीक लग रहा है। हाँ काइनेटिक एनर्जी के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी का मॉड जो है k/Zd²/r है कि नहीं है? अरे पोटेंशियल एनर्जी का मॉड जो है k/Zd²/r है कि नहीं? और काइनेटिक एनर्जी जो है k/Zd²/2r है ना, नीचे तो 2 है ना, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आएगा कि नहीं? जल्दी लिख डालना। अच्छा टोटल एनर्जी बोल, टोटल एनर्जी किसके बराबर है सर? काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर है, लेकिन माइनस में है। अरे टोटल एनर्जी किसके बराबर है? देखो ना काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है और टोटल एनर्जी किस में है? निगेटिव में है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख दे टोटल एनर्जी का मॉड ही, तो हमारे पास में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो किसी सिस्टम का अगर हम टोटल एनर्जी निकाल ले और उसका मॉड कर दे तो क्या हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा किसी सिस्टम का मतलब इसी सिस्टम का, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम का, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? जल्दी करो फटाफट, एकदम तुम लोग एकदम फटाफट करो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ टॉपिक का नाम डालते चलो फटाफट चलेंगे, ये तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हो गया चीजें। लिखो कैलकुलेशन ऑफ, और टोटल एनर्जी ये सब तो हो गया ना, रिलेट कर दिए। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस
एंड वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है ना। चलो आ जाओ इधर देखो बच्चा, क्या है हमारे पास में एक ऑर्बिट है कि नहीं है, समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे हो तुम लोग। क्या यहाँ पे कौन प्रेजेंट है बोलो, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो सारे चीजें जो होंगे ना प्रूफ, उसके दो ही मतलब कि F इज इक्वल टू mv²/r से ही सारे प्रूफ होंगे, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तभी होंगे ना। बात समझ में आया। तो बोलो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, क्या लिखेंगे, KZDS को। देखो बार बार क्यों लिख रहे हैं कि तुम बोलो, लेकिन तुम लोग क्या क्या खा के आए हो, जहर खा करके आए हो, बोल ही नहीं पा रहे हो। तो बोलोगे तभी ना होगा, क्या नहीं बोल रहे हो, बंद कर देना चाहिए। देखो तुम लोग क्या है ना कि एक्स्ट्रा पढ़ाना ही नहीं है। सच्चाई यही है कि कुछ लोग क्या होता है ना कि एक कहावत बताया था ना आप लोग कि, चाहे नहीं बताया तो सुन लीजिए। एक साधु था, तो वो साधु जो था ना बिच्छू को बचाने लगा पानी के अंदर में। जब बिच्छू डूब रहा था ना पानी के अंदर में, तो क्या किया, उसको बचाने की कोशिश किया कि चलो इसको बचा लेते हैं। जैसे ही उसने अपना हाथ दे दिया और बिच्छू को अपने हाथ से क्या क्या सहारा दे दिया, पता क्या किया बिच्छू ने, उसके हाथ पे इतने डंक मारे कि हाथ से खून निकलने लगे। फिर भी वो साधु क्या कहा कि नहीं यार बचा लेते हैं, इसका तो नेचर ही है क्या करने का, डंक मारने का। जब बाहर निकाल दिया, बचा लिया, तो क्या बोला साधु ने, तो साधु को क्या बोला बिच्छू ने कि आपने हमें बचाया क्यों। तो क्या बोला बिच्छू साधु ने कि तुम्हारा नेचर था वो डंक मारना। इसी तरह से तुम मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हो, यहाँ पे ऐसे ही आ गए हो घूम घाम कर करके बाप का पैसा उड़ाने के लिए आ गए हो। सच्चाई यही है ना, क्या कि थोड़ा सा भी शर्म होता तो तुम यहाँ पे पढ़ते ना आकर करके। यहाँ पे हम जब अभी पूरे क्लास पढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं सबको सोते हुए, सबको ऐसे बैठे हुए देख रहे हैं। हाँ? कितने फादर से पापा से पूछना अपने कि कैसे पैसा फीस भर रहे हैं ना, फ्री में तो नहीं आ रहा होगा ना। हाँ, तुम्हारे फीस भरने के कारण वो अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे होंगे सही से, और इतने बड़े घर के बाप के बेटा नहीं हो जो फ्री में पैसा आ रहे हैं एकदम उड़ा रहे हैं। नॉर्मले घर के हो ना, तो फिर पढ़ काहे नहीं रहे हो। यहाँ पे एकदम तुम्हारे पास में एनर्जी ही नहीं है, सुबह भर पेट खा करके आए हो फिर भी एनर्जी नहीं है, पूरा नाश्ता करके आए हो फिर भी एनर्जी नहीं दिख रहा है तुम लोगों को। शर्म कर लो यार, यहाँ पे आ जाते हो एकदम। बोलो KZD² में क्या लिखेंगे, R² इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे, क्या था हमारे पास में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना था, जल्दी बताओ सबके सब, mv²/r। तो अब कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या प्रोटॉन मूव कर रहा है चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखे, किसका मास लिखेंगे बोलो, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, फटाफट लिखते चलो आगे बढ़ते चलो। ठीक है जल्दी करो। यहां से हम एक R से एक R को कैंसिल कर दे क्या, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, KZD² में R इज इक्वल टू MEV² बचेगा कि नहीं बचेगा, बच्चा देखते चलो ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलो। तुम लोग बढ़ सकते हो हमको पता है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, बट आगे बढ़ाते चल रहे हैं। अच्छा तुम में से कितने को पता है एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है, कितने को पता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π होता है। तो क्या हम यहां से L इज इक्वल टू सीधा लिख दें NH/2π, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि एडवांस के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, जेईई मेंस के अंदर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बोलो M के जगह पे किसका मास लिखेंगे, किसका मास लिखेंगे बोलो, इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे ना। वेलोसिटी V और R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, NH/2π लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जल्दी जल्दी करते चलो, ये सब लिखो और इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए तुमको, फटाफट लिखो और इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। क्या यहां से हम एक रेडियस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो R की वैल्यू कोई बता सकता है, क्या लिखेंगे सर, NH, H का मतलब प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना, हम बोल तो रहे हैं H, लेकिन ये क्या है,
प्लैंक कांस्टेंट है। और नीचे लिख दे सर me इंटू वी। अरे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बोलो ना, जल्दी जल्दी लिखते चलो, फटाफट लिखते चलो, ठीक है, आगे बढ़ते चलेगा बच्चा। अब सोचो सर इस r की वैल्यू जो निकाले है ना वो यहां पुट कर देंगे तो r, तो सुनो तो बच्चा, हमें या तो वेलोसिटी निकालना है या तो रेडियस निकालना है, दोनों में से कोई एक निकालना है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक r की वैल्यू यहाँ पे है और यहां से r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या r खत्म, तो क्या v में इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं देखना इधर, k ZD² बाई r के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं बोलो, NH बाई में 2 पाई ME इंटू V इज इक्वल टू MEV² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कैसे क्या लिख दू, क्या पुटिंग द r वैल्यू इन इक्वेशन 1, अरे बोल लिख दू या तुम समझ में आ गया, पुटिंग r वैल्यू इन इक्वेशन 1 लिख दे रहा हूं क्योंकि तुम लोग क्या है ना कि खतरनाक बच्चे हो, भूल जाते हो ना 5 मिनट के अंदर में, तो इसलिए ऐसा है। तो बोलो यहां से हम क्या लिखेंगे सर, KZD², देखो कुछ नहीं है, बस इन वैल्यूओं को क्या करना है, हमें पुट करना है, बाकी कुछ है क्या, इनटू में ऊपर बोलो क्या लिखेंगे, 2 पाई MEV इज इक्वल टू MEV² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तुमको कुछ दिखता है करता हुआ, क्या दिखता है करता हुआ, ये दिखता है कि नहीं दिखता है। अच्छा एक v से एक v भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तुम सही से देखोगे तो वेलोसिटी आ गया अपना, तुम सही से देख पा रहे हो क्या। तो बोलो KZD² बाई में NH इंटू में 2 पाई, इधर बच गया 2 पाई और इधर क्या लिखेंगे, v लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा तुम में से कितने को पता है k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। अरे k की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे ना 1/4 पाई। क्या यहाँ पे पुट करना जरूरी है, यस करना जरूरी है कि नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करते चलूं, अब तो लिख लिया ना यहाँ तक। तो बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर ZE² बाई में n इंटू में h प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा एक n है और एक क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, दोनों में अंतर है, एक बार देख लो, ध्यान से देखो तुम, अरे ध्यान से देखो, इसीलिए मैं इसके अंदर में इस तरह से लगा दे रहा हूं, ध्यान से देख रहे हो क्या तुम। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटू में 2 पाई इज इक्वल टू v लिखेंगे कि नहीं, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भैया, अरे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो क्या आएगा जल्दी से बता दो, अब एक इक्वेशन लिख करके बताओ इधर, क्या v इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ छोड़ो, तो E² क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज क्या कांस्टेंट है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अरे फिक्स है कि नहीं फिक्स है। तो E² को इधर लिख दो। अच्छा नीचे बोलो क्या है, 2 कांस्टेंट है कि नहीं है, अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है कि नहीं है, और क्या प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है कि नहीं। तो क्या हम यहाँ पे लिख दे E²/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में प्लैंक कांस्टेंट, और इधर क्या लिखेंगे Z बाई में क्या लिखेंगे, n लिखेंगे कि नहीं, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। क्या इसकी वैल्यू कुछ आएगा, क्या आएगा सोचो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे 2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें अगर याद हो तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता था, अगर याद हो तो। अच्छा अगर मैं बोलूं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो 6.63 इंटू 10⁻34, और इधर क्या लिख रहा हूं इसके साथ में भी Z बाई में n लिख रहा हूं। n क्या है यहाँ पे, कौन से ऑर्बिट में है, और Z क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है तो Z हो जाएगा अलग अलग, लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z कितना हो जाएगा 1, अरे हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना हो जाएगा, लेकिन अगर हीलियम एटम होगा तो Z कितना हो जाएगा 2, अरे समझ में, लिथियम होगा तो कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुम कहोगे सर इतने बड़े इक्वेशन को क्या करें, इसको क्या करें, तो इसके लिए एक V0 वैल्यू दिया गया, क्या दिया गया इसके लिए, V0 वैल्यू। तो बोला गया वेलोसिटी इज इक्वल टू V0 इंटू में Z बाई n। अभी V0 की वैल्यू बताएंगे, बट पहले सुनो इधर। तो यहां से हम कहेंगे कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर में
अगर वेलोसिटी निकालना है किसी भी ऑर्बिट के अंदर में, क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, z/n होता है कि नहीं होता है। और जब भी तुम्हारे जिंदगी में, रुको ना लिखना चालू कर दिए हो, थोड़ा सा छोटा छोटा होते जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारे जिंदगी में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कुछ भी आए तो हम लोग इसको दो रिलेट करते हैं। सर v1 अगर v2 लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। ऊपर लिखेंगे z1, नीचे लिखेंगे बोलो n1, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे z2 और ऊपर क्या लिखेंगे बोलो n2, लिखेंगे कि नहीं। इसका मतलब एक नया मिला हमको, z1/z2। अगर दो रेडियस के दो ऑर्बिट के बीच का अगर कंपेयर करना हो वेलोसिटी तो हम लोग v1/v2 इज इक्वल टू z1/z2 इंटू n2/n1 करेंगे। इसका मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट। अरे नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है ना, n नीचे है ना, नहीं आया समझ में, फटाफट लिख डालो जल्दी से। ना यार, जब यहां तक हो गया है हमारे पास में कि वेलोसिटी के वैल्यू कितना आया हमारे पास में, बोलो v0 में z/n आया कि नहीं आया। v0 की वैल्यू लिख लो एक बार, जब उसको कैलकुलेट करते हैं ना ये वाले वैल्यू को, तो एक वैल्यू आता है, लिखो 2.18 इंटू 10⁶। 2.v0 वेयर लिख लेना, v0 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 10⁶ हो गया ना। अरे आया क्या, तो ये हम लोगों ने वेलोसिटी का एक फार्मूला पढ़ लिया, लेकिन जो काम का, ये v0 अपने काम का नहीं है, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जेईई मेन में क्वेश्चन जब आएंगी तो ऐसा नहीं आएगा, वो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि जेईई मेन क्या कहता है कि हर चीज को याद करने की आपको जरूरत नहीं है। जो चीजें उसको लगता है कि ये बच्चे याद नहीं कर सकते हैं, वो फर्स्ट पेज पे, यानी कि फर्स्ट जो होता है ना, वहां पे सारे वैल्यू दे देते हैं, log2 की वैल्यू, log3 की वैल्यू, ε0 की वैल्यू, μ0 की वैल्यू, v0 की वैल्यू भी दे देंगे, वो r0 की वैल्यू भी दे देंगे। अभी रेडियस कैलकुलेशन सीखेंगे, वो सारे के सारे जो होते हैं ना कांस्टेंट, वो फर्स्ट पेज पे लिखे रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या कहना है, उनका क्या मानना है कि हम बच्चे को रटवाते नहीं है, समझ करके बच्चा आएगा तभी वो क्या करेगा, जेईई में निकाल पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो इसलिए वो लोग दे देते हैं। तो इसलिए v0 पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत हमें नहीं है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, देखिए रेडियस कैलकुलेशन। अभी तक क्या लिखवाया हम लोगों ने, वेलोसिटी कैलकुलेशन। नेक्स्ट लिखिए रेडियस कैलकुलेशन, नेक्स्ट लिखिए रेडियस कैलकुलेशन, नेक्स्ट लिखिए रेडियस कैलकुलेशन। अरे लिख का नहीं रहा है, तुम यहाँ बैठा हाथ तोड़ने के लिए बैठे हुए हो। रेडियस कैलकुलेशन, देखो मेरे को गुस्सा इसलिए आता ना कि एक्स्ट्रा क्लास बुला कर करके, हमें भी मन था सोने का ना, एक्स्ट्रा क्लास बुला कर करके हम तो पढ़ाने आ रहे हैं, तुम्हारा शकल देख रहे हैं तो मन करा कि थप्पड़ पीटे कस कर करके। एक तो कुपोषण के शिकार जैसे एकदम शकल बना करके बैठे हुए हो। के z² में r इज इक्वल टू क्या लिखे थे, me इंटू v, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, अरे लिखे थे क्या, तो बोलो kz² में r के जगह पे, रुक जाओ, r तो निकालना है अपने को ना, तो हम क्या करते हैं me और v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोलो v0 में, बोलो जल्दी से, z/n का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तुम सच देखो, इधर देखो, क्या कि दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना यहां से kze² में r इज इक्वल टू, देखो इधर me इंटू में v0 का स्क्वायर, z²/n² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तुम्हें से कुछ दिख रहा है कटते हुए, क्या दिख रहा है, z का स्क्वायर कटते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ke² में r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो me इंटू में, बोलो जल्दी से, v0 का स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग, z/, लेकिन सर हमें तो रेडियस चाहिए ना, अरे हमें तो रेडियस चाहिए ना सर, तो हम क्या करेंगे सर, इस r को इधर ले आएंगे, इन सारे चीज को इधर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। अब बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे,
ई स्क्वायर बाई में एम ई इंटू वी नॉट का स्क्वायर जेड बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जब तुम छापने लगो तो बोलोगे नहीं, पता है मुझे, इसलिए बोलो पहले, तो थप्पड़ पीटेंगे। क्या है, कहाँ पे 12 है रे? हाँ? अच्छा यहाँ पे छूट गया था क्या? कोई बात नहीं, अब तो समझ में आया ना। हाँ बोलो, कहाँ 12 है रे? 12 कहाँ है रे? वो जेड है गधे रे, 2 थोड़ा ही है वहां पे। के ई स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे बोलो? एम ई वी नॉट का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं आएगा? फिर से तुम देखो तो ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है? क्या वी नॉट का स्क्वायर, अभी तो वी नॉट का वैल्यू बताया था 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस अरे +6 बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा उसके बाद में के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? रेडियस इज इक्वल टू, बोलो, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई में जेड। फिर से हमको इससे कोई मतलब नहीं है आर नॉट की वैल्यू क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आर नॉट की वैल्यू बता देंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्या ऐसे आएगा क्या? नहीं, हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा बोलो? R1 अपॉन में, तुम थप्पड़ खा लो पहले लिख रहे हो तो, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर बाई में N2 का स्क्वायर, और नीचे है Z1 तो इधर Z1 और ऊपर क्या हो जाएगा? अरे नहीं आया समझ में? क्या ये समझ में आया आप लोगों को? अरे आया कि नहीं आया? जल्दी से लिख डालो, और आर नॉट की वैल्यू लिखो पहले। आर नॉट इज इक्वल टू 0.529। ऐसा लिख देता हूं मैं, देखो इधर आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो जल्दी से? 0.52, बोलो ना, 9 एन स्क्वायर बाई में जेड, और ये एंगस्ट्रॉम में जल्दी लिखो। सुनो, लिख लिया क्या? ओह सॉरी 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 सर, जब पढ़ा रहे हैं तो लिखने नहीं देते हैं, लिख लो तो। चलो आ जाओ, यहां तक लिख लिया सबके सब। नेक्स्ट लिखो आर वर्सेस एन ग्राफ, आर वर्सेस एन ग्राफ, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब रेडियस वर्सेस किसके ग्राफ है? रेडियस वर्सेस एन का ग्राफ। तो रेडियस इज इक्वल टू, अभी पढ़े थे, आर इज इक्वल टू आर नॉट, बोलो जल्दी से क्या पढ़े थे फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू में एन स्क्वायर बाई जेड। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अरे पढ़े थे क्या? अच्छा इसी तरह से एक पढ़े थे, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू में, खड़े रहो बाहर आराम से चुपचाप, v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो इधर का जो v वर्सेस अगर n की ग्राफ बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? हाइपरबोला। याद रखना क्या होगा ये? हाइपरबोला। लेकिन सेमी ग्राफ बनेगा, चलो सेमी ग्राफ बनेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे? ये होगा पैराबोला, बोलिक टाइप का, तो पैराबोलिक लिख लेना, बोलिक, पैराबोलिक। जल्दी से लिखो, हाइपरबोलिया, हाइपरबोला होगा। आर वी वर्सेस एन का ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा? हाइपर। एक बार यही क्वेश्चन है जेईई मेन के अंदर में, ये क्वेश्चन है भैया, इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला नहीं है, लेकिन आपको ये वाला भी बताया मैंने। जेईई मेन में क्या है कि व्हाट इज द ग्राफ, ग्राफ पूछा था वी वर्सेस एन का, और चार एग्जांपल दिया था। एक उसमें हाइपरबोला लिख रखा था, एक में पैराबोला लिख रखा था, एक में नॉर्मल था। तो अपने को वी वर्सेस एन का जब ग्राफ बनाएंगे तो हाइपरबोलिक याद रखना है, लेकिन आर वर्सेस अगर एन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा होगा? हमारे पास में पैराबोलिक होगा, याद रखना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी कैलकुलेशन, टोटल एनर्जी कैलकुलेशन लिखो, इसको लिख, ग्राफ बना लो, इसके बाद में लिखना टोटल एनर्जी कैलकुलेशन,
हो गया ना। चलो लिखो टोटल एनर्जी कैलकुलेशन, टोटल एनर्जी कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ, टोटल एनर्जी कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ, total energy calculation in terms of Z and N, in terms of Z and N, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज ही तो पढ़ा था टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला था, किसी को याद है क्या? कि ZE² बाई में क्या था, -2R था। यहाँ पे 2 है बच्चा, अब यहाँ पे Z मत कर लेना, ये 2 है, 2R था, यही था क्या, याद है क्या? क्या आज ही हम लोगों ने एक R का एक फॉर्मूला पढ़ा, अगर आपको याद हो तो, -KZE², अब भाई में 2, और बोलो R की वैल्यू अभी कितना पढ़े थे, R0 इंटू में N² बाई में Z पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अगर तुम में से कितने लोग देख करके बोलेंगे KE² ऊपर कर दो, 2 इंटू में R0 लिख दो, और इधर क्या लिखोगे, Z² बाई में N² लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब इसको एक वैल्यू दे देंगे, डेट इज कॉल्ड द -13.6। जब ये सारे वैल्यू पुट करते हैं ना, तो इसकी वैल्यू आती है -13.6 Z² बाई N², और ये किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ओहो, एक मिनट, वीडियो देख लेना चुपचाप। अब लाइट कट गया तो हम क्या कर सकते? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया, -13.6 Z² बाई N²। अच्छा, इसी का अगर मैं पॉजिटिव ले लूं वैल्यू, तो क्या यही काइनेटिक एनर्जी दे देगा? अभी तो थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना मॉड ऑफ, तो क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 13.6 Z² बाई में N² आया कि नहीं आया? अरे मॉडर्न फिजिक्स एकदम थ्योरी है और एकदम छोटा मोटा क्वेश्चन है इसके अंदर में, अगर सही से समझा जाए ना मॉडर्न फिजिक्स को, तो भाई साहब 5 क्वेश्चन फिक्स है जेईई मेन के अंदर में। लेकिन क्या होता है, तुम जैसे गधेरे ये भी नहीं समझ पा रहे, दिक्कत ये बात की है, अभी तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्या नहीं बोल पा रहे हैं ना? तो इसी बात पे बताइए, पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से निकाल के बताइए क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, या 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखाएगा बताओ जल्दी से, टोटल एनर्जी माइनस में लेकिन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे माइनस में बताओ? क्या कि पोटेंशियल एनर्जी किस में आया था हमारे पास में, बोलो ना, तो बोलो इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13.6 Z² बाई N² आएगा कि नहीं? यहां से तुम देखोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से, 6 2 जा 12 और 13 2 जा 26 एंड एक 27 आ रहा है क्या, देखो तो 27 Z² बाई में N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से फटाफट डालो, जल्दी जल्दी लिखो। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और Z क्या है, बोलो जल्दी से, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना? जल्दी से लिख दो, फटाफट आगे बढ़ेंगे। लिख डाले क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, चलो आ जाओ, देखो इधर। तो यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ये सब चीजें हो गया, 3 फार्मूला 4-5 फार्मूला पढ़े हैं, उसको 2 मिनट में हम एक जगह लिखते हैं, उसके बाद इनके बेसिस पे क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन एक लिखा था वेलोसिटी निकालने का, याद है क्या? V0 बाई, जल्दी से बोलो क्या लिखे थे, बोलो जल्दी से, V0 इंटू में क्या सही है, V0 की वैल्यू 2.18, अरे 10⁶। चलो R की वैल्यू बोलो जल्दी से, क्या आ गया था, R0 इंटू Z² की Z बाई N², N² बाई Z ना, N² बाई में Z, हाँ बोलो जल्दी से। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला जल्दी से बताओ क्या था, माइनस की प्लस में, अरे काइनेटिक एनर्जी भी माइनस में आएगा, वाह, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रही है देखने में, क्या बता, बोलो जल्दी से कितना आ जाएगा, 27.2 Z² बाई, अरे बोलो ना, बाई में N, अरे बोलोगे क्या? अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, बात समझ में आया कि नहीं? ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, बताए थे ना ये सब चीजें तो। हाँ, टोटल एनर्जी बोलो कितना आ जाएगा हमारे पास में, -13.6
Z² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी से ये एक जगह लिख डालो। आज के लिए तो आज का जो मेन था यही पॉइंट था अपना पढ़ना, ठीक है ना। इनके बेसिस पे क्वेश्चन है तो करना ही करना है, लेकिन कुछ और टॉपिक अभी हम लोग ले रहे हैं, पहले बाद में ही सब देखेंगे, ठीक है ना। कुछ और टॉपिक अभी पढ़ा लेते हैं, फिर इनके बेसिस पे सारे इकट्ठे एक जगह क्वेश्चन कराना चालू करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए इसको लिख दीजिए, एक जगह लिख दीजिए। देखिए जितना भी चीजें पढ़ रहे हैं ना उसको एक जगह लिखना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है हमारे पास में पता है तुमको कि इन जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना इनका रिवीजन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपको इन जिन चीजों को पढ़ा रहे हैं अगर आपको हम रिवीजन नहीं करवा पा रहे हैं ना तो अब दिक्कत आ रहा है। इसलिए आप पढ़िए पहले और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका रिवीजन के लिए एक क्लासेस लगाएंगे, वन शॉर्ट वीडियो के नाम से हम लोग बनाएंगे। और कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, काहे कि कोशिश करने वाले की, ये तो टेढ़ा मेरा हो गया बट अपने को तो इधर से मतलब है ना, हो गया ना इधर। चलिए तो नेक्स्ट लिखिएगा। अभी हम लोग देखिए इतना ही है, इतना आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 11th में। ये अब इससे आगे की चीजें जो है फिजिक्स के लिए बढ़ते चला जाता है। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फटाफट लिखते चलो, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम तो अभी पढ़े थे ना, L इज इक्वल टू NH बाई में क्या पढ़े थे बोलो, 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट सीधा होता है। क्या इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना? अरे डाउट है क्या? जल्दी से लिख डालो। नेक्स्ट लिखो लीनियर मोमेंटम, नेक्स्ट लिखो लीनियर मोमेंटम। सेकंड नंबर पे मतलब कितने नंबर पे हो गया उधर से, 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर था अपने पास में ना। 7 नंबर पे क्या पूछ रहा है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूला किसी को याद है? मास इनटू में क्या होता है, वेलोसिटी। अरे होता है कि नहीं होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास किसका है बोलो जल्दी से, इलेक्ट्रॉन का। वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, V0 इनटू में Z/n या N/z, बोलो जल्दी से क्या, Z/, तो यानी कि लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर आ गया, Z/n के। अच्छा एक चीज समझो, इधर मैं बता रहा हूं ना, एक चीज समझो, क्या क्वेश्चन इधर से आएगा। एक बार समझो, इधर लाइट कट गया था इसलिए हम लोग थोड़ा सा चीजों को देखो। वेलोसिटी के अंदर में ना मास का टर्म नहीं आया था, देखो सही से, वेलोसिटी के अंदर में मास का टर्म नहीं आया था, लेकिन रेडियस के अंदर में मास का टर्म आया था। सही से देखो, रेडियस के अंदर में मास का टर्म आया था कि नहीं। तो कभी कभी क्या बोल देगा ना कि इलेक्ट्रॉन के जगह पे अगर प्रोटॉन घूम रहा होगा तो बोलो रेडियस कैसा, कितना, मतलब कि बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन के जगह पे अगर प्रोटॉन, सुनो क्वेश्चन को समझो बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रॉन के जगह पे अगर प्रोटॉन घूमता रहता अगर न्यूक्लियस के अंदर में, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। तो क्या जो अभी रेडियस जो हमारे बोर्ड ने दिया था क्या वो वैलिड होगा, मतलब कि वही होगा या उससे घट जाएगा या कांस्टेंट रहेगा। तो सर हमने पढ़ा था कि जब इसका हम कैलकुलेट कर रहे थे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, नीचे मास आया था। देखो आर का जब वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे उस समय बताए भी थे कि ये ME जो आ रहा है ना ये इंपॉर्टेंट रोल करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब हम मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका मतलब रेडियस घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, अरे घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। तो ये सब चीजें को ध्यान में रखना है क्योंकि इन सब चीजों से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर में। इसी तरह से आगे अभी हम लोगों ने बोला लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या, इसका एंगुलर मोमेंटम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है और h/2 पाई है, यहाँ पे मास की कोई नहीं है। लेकिन क्या लीनियर मोमेंटम में फिर से मास की बात हो गई कि नहीं हो गई? अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के जगह पे मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा कि नहीं। तो लीनियर मोमेंटम अगर प्रोटॉन का रिवॉल्व करता चारों तरफ तो प्रोटॉन का लीनियर मोमेंटम क्या होता, ज्यादा होता ना। लेकिन लीनियर मोमेंटम डिपेंड कैसे करेगा, Z/n पे ही करेगा अभी भी। तो अगर यहां से पूछे कोई बंदा पूछे P1 में P2 तो बोलो जल्दी से क्या लिखोगे, Z1 में Z2 और ऊपर लिखोगे N2 में N1। अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे लिख डालोगे ना, फटाफट लिख दो। नेक्स्ट करते हैं। अभी फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या है ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी है तो वो सारे चीजें करेंगे हम, जल्दी से करो।
नेक्स्ट लिखो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। नेक्स्ट लिखो 8 नंबर पे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की अगर जब बात करें कोई टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, सुनो इधर, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब सोचो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो टोटल एक चक्कर लगाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो सर 2πr करना पड़ रहा है कि नहीं कर रहा है। और कितने के स्पीड से चल रहा है, तो सर v से चल रहा होगा कि नहीं। अरे चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। सर अभी हमारे पास में तीनों का फॉर्मूला पता है, 2π तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, r का वैल्यू पता है r0 इंटू, बोलो जल्दी से, n² या z²n। वेरी गुड, n²z। तुम लोग क्यों बोलोगे, बोलने से कुछ थोड़ी फायदा है क्या, कि तुमको याद ही नहीं रहते तो कैसे बोलोगे। और बटे में v0 की वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या है v की वैल्यू कितना है, v0 इंटू में, बोलो जल्दी से, z/n। क्या यहां से ये कट जाएगा z से z, क्या, तो टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया, 2π r0/v0 और n का क्यूब आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर हो गया, n का क्यूब, नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो तो सही लिखवाए हो कि गलत। ओ काट दिए हम लोगों ने, रुको रुको रुको, कट गया, अरे रुको, अपना यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तुम लोग देखो, इसीलिए बोलते हैं ना, तुम लोग पूरा ध्यान में रह रहे हैं। अब वैभव तो सही में बता रहा हूँ, अब बिगड़ गया है, इसे पढ़ने उड़ने का इसका कुछ है नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। क्या है कि एक होता ना पढ़ने वाला, अलग ही बच्चा होता है, जो जिसके मन में ये सब चीजें चलने लगे, वो समझो कि पढ़ाई वढ़ाई से बंद कर दिए हैं। n²/z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v0 के जगह पे तुम जिसके साथ रह रहे हो, कृष्णा के साथ, वो एक बच्चा का जिंदगी बर्बाद कर चुका है, दूसरा तुम ही हो अगला। नहीं, अब तुम कहो कि वो तो पहले ही से बर्बाद था, ये कुछ का अच्छा आदमी है तुमको लगता है क्या। खुद नहीं पढ़ रहा है ना तुमको पढ़ने देगा। नहीं पढ़ोगे तो देखो, दूसरा कुछ नहीं, हम लोग क्या है कि कह ही सकते हैं, क्या रे, किसी को भी हम डायरेक्ट बोलते हैं, हम लोग किसी को कह ही सकते हैं ना पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा देख साल के बाद में तुमको अपना देखना जो करना है, बुरा लगेगा। अब बातें जो है सच्चाई है तो बुरा लगेगा, सच बातें क्या होती है ना, कड़वी होती है ना। तो नहीं पढ़ रहे हो तो क्या बोले, हम पढ़ रहे हो बोलेंगे। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, n का क्यूब/i में z²। फटाफट लिखो रिलेशन, तो लिख डालो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 2π में t होता है। क्या होता है हमारे पास में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π में t होता है। और हम लोग अभी टाइम पीरियड जो निकाले हैं वो हमारे पास में क्या आया था, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया था, n³ में z² आया था। यही आया था ना हमारे पास में, t इज इक्वल टू n³ में z² आया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे ओमेगा के अंदर में 2π/t जो है ना हमारे पास में, वहाँ पे पुट कर देते हैं t के जगह पे। तो हमारे पास में ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 2π में t के जगह पे लिखेंगे n का क्यूब, और ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, z² लिखेंगे। तो ओमेगा भी क्या हो गया हमारे लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² में n का क्यूब आ गया। लेकिन यहीं से अगर हम ओमेगा के जगह पे क्या लिख देंगे, 2πf लिख देंगे इज इक्वल टू 2π में z² में n का क्यूब। यहाँ से क्या हो जाएगा, f कट जाएगा, तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, z² में n का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये भी आप लिख डालो। फिर इसके बाद में हम लोग करंट क्या कैसे निकालेंगे, करंट का रिलेशन वो पढ़ेंगे, मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम का भी रिलेशन अभी पढ़ेंगे, और उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड का भी रिलेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लासेस को ख़त्म करेंगे। तो ये हमारे पास में टाइम का आ गया, फ्रीक्वेंसी का आ गया, एंगुलर मोमेंटम। अब हमारे पास में आता है करंट। तो करंट के लिए हम लोग जानते हैं करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q/T होता है।
अच्छा क्यू तो यहाँ पे चार्ज है, चार्ज तो फिक्स हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास में टाइम का आया था रिलेशन, देखो यहाँ पे जो हमारे पास में ओमेगा का रिलेशन आया था वही क्या हो जाएगा 1/t, यानी कि ओमेगा का जो रिलेशन आया था वही करंट का हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास में जो करंट होगा वो होगा, उसका रिलेशन क्या होगा, करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई में एन का क्यू हो जाएगा। जैसे ही मैंने करंट निकाल लिया है तो हमारे को पता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोगों ने क्या पढ़े थे, आई इंटू में ए पढ़े थे। आई का मतलब क्या होगा, हमारे पास में आई का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास में, जेड का स्क्वायर बाई में एन का क्यू है, और एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जेड का स्क्वायर बाई में एन का क्यू तो हो गया हमारे पास में, और आर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था एन स्क्वायर बाई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई में जेड होता है, तो उसके स्क्वायर कर देंगे। जैसे स्क्वायर कर देंगे तो जेड स्क्वायर बाई में एन का क्यू इंटू में एन की पावर 4 बाई में जेड स्क्वायर। यहाँ से तुम जब देखोगे तो ये कट जाएंगे और हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर आ जाएंगे, एन के बराबर आ जाएंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा। जल्दी से राइट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट के बाद में हमारे पास में आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड क्या, तो हम लोग पता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे, अगर सर्कुलर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बटा में क्या होता है 2r होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से म्यू नॉट बाई 2 को तो ऐसे ही हटा देंगे क्योंकि इसका तो कुछ है नहीं। अच्छा आई के लिए भी हम लोगों ने देखो पीछे लिखवाया है, आई के लिए क्या होता है एन स्क्वायर बाई में एन का क्यू होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे एन स्क्वायर बाई में एन का जेड स्क्वायर बाई में एन का क्यू लिख देंगे कि नहीं। देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई में एन का क्यू हो गया, और हमारे पास में रेडियस यहाँ पे रेडियस का एक रिलेशन बताया थे हमने, रिलेशन क्या था आर नॉट अपॉन में एन स्क्वायर बाई में जेड होता है। तो यहाँ पे वही लिख देंगे एन स्क्वायर बाई में जेड। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ से जेड ऊपर जाएगा तो जेड का क्यू, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास में एन का पावर 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा कि रिलेशन आ जाएगा। तो जल्दी से ये सारी चीज़ें रिलेशन कर लो ताकि हम लोग क्या करेंगे आगे के लिए हम लोग क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में रिलेशन है, सारे रिलेशन हमने लिख लिया है, तो इसको कर लेते हैं और उसके बाद में एक क्वेश्चन लिखते हैं। फटाफट लिख लो, जल्दी से कर लो, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन है लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम He+ है। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन सिंपल है, पूरा नहीं लिखवा रहे हैं। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम है। तो हमें क्या क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है रेडियस का रेशो ऑफ रेडियस निकालना है। सेकेंड निकालना है हमको एनर्जी का रेशो, हाँ शायद एनर्जी है, करंट का और मैग्नेटिक मोमेंट है। अच्छा करंट है हमारे पास में, करंट निकालना है, और थर्ड नंबर पे है हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन बताना है, रेशो बताना है। मतलब दोनों का रेशो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और हीलियम के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, रेशो बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा। तो हम लोगों ने रेडियस के लिए डिस्कस किया था R = R0, और इधर लिखा था मैंने एन स्क्वायर बाई में जेड लिखा था। तो फर्स्ट अगर हमारे पास में क्वेश्चन है हाइड्रोजन और एक हीलियम है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड जो होता है 1 होता है, और हीलियम के लिए जो जेड होता है वो होता है हमारे पास में 2। ये भी हो गया। अब हाइड्रोजन और हीलियम है। अच्छा इसके लिए ऑर्बिट का क्या दिया हुआ है, N1 जो दिया हुआ है वो 2, और इसके लिए ऑर्बिट जो है N2 मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1 फर्स्ट ऑर्बिट, और एक का दिया हुआ है सेकेंड ऑर्बिट। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बाई में रेडियस ऑफ अगर हीलियम लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे N1 का स्क्वायर
बाई में नीचे लिखेंगे Z1 और इधर लिख देंगे हम लोग Z2 और बाई में क्या लिख देंगे N2 का स्क्वायर। अब हमारे पास में जो भी चीज़ें हैं उसको पुट कर देते हैं। N1 के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, और Z1 के जगह पे कितना है 2, Z1 के जगह पे कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे Z1 लिख देते हैं। इसी तरह से Z2 के जगह पे 2, N2 के जगह स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में 8:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। तो फर्स्ट हो गया है अपना यहाँ पे, तो सेकंड कर लो। थोड़ा सा ये बस प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में। तो सेकंड है करंट का रेशो। अगर जब से हमसे पूछा जाएगा करंट का रेशो, तो जैसे ही करंट, देखो यहाँ पे Z1 Z2 ये सारी चीज़ें अगर डिफाइन कर लोगे तो करंट का रेशो देखो यहाँ लिखवा रखा है। अगर आपको याद हो तो हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया था करंट Z²/N का क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास में रिलेशन हो जाएगा करंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई में हीलियम प्लस है, तो यहाँ पे करंट ऑफ हीलियम प्लस के लिए निकालेंगे। तो करंट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए क्या लिखेंगे Z²/N का, तो Z1 बाई में N1 का क्यूब। और दूसरे के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, Z2 नीचे आ जाएगा, उधर हो जाएगा N2 का क्यूब। ठीक है, अब N1 N2 हमको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई में N1 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा N2 की जगह पे 1 है तो 1 लिख देंगे, और Z2 के जगह पे कितना है हमारे पास में 2, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 1 बाई में 16 यानी कि 1:16 हमारा क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिख लो, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग और करते हैं। 1:16 हमारे पास में आंसर आ रहा है। और यहाँ पे Z2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना, Z2 का होल स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1:32 आ जाएगा हमारे पास में, यानी कि 1:32 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 नंबर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट, तो थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अभी हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पढ़ा था, तो यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्या लिखेंगे हाइड्रोजन एटम, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन में मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ किसका लिखेंगे हीलियम एटम का, और इसके बराबर क्या हीलियम प्लस के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा N1 अपॉन में N2। N1 कितना है हमारे पास में सेकेंड ऑर्बिट के लिए, और N2 कितना है 1, यानी कि यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2:1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर में, हमें क्या करना पड़ता है सही से चीज़ों को देखना पड़ता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं क्योंकि लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा, और इसके बाद में कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सारे चीज़ें। द नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इन द सेकेंड एनर्जी लेवल। तो सेकेंड एनर्जी लेवल, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे L = NH बाई में 2π। तो सिंपल यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो 2h बाई में 2π। तो ये सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल बातें हैं जो लिखा हुआ है डीपीपी में, तो हम करा दे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है पहले ये सब कर लीजिए, इसके बाद में हम क्वेश्चन है जो है आगे बढ़ेंगे तो करेंगे और चीज़ें। तो हमारे पास में क्वेश्चन है कैलकुलेट द, लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्बिट्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेट द फर्स्ट orbits of radius, calculate the first ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट बोला है हाइड्रोजन एटम के लिए, इसका मतलब n जो है 1 है और z भी 1 है, तो सिंपल हो जाएगा R = R0 n बाई में z, n² बाई में z, यानी कि 0.529 एंगस्ट्रम यहाँ पे हमारे पास में रेडियस आ जाएगा, बिकॉज कि n1 और n2 जो है ये सारे 1 है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसके पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कैलकुलेट द रेडियस, लिखो पहले क्वेश्चन लिख ले, कैलकुलेट द रेडियस फॉर n = 3, कैलकुलेट द रेडियस फॉर n = 3 of hydrogen atom, calculate the radius for n = 3 of hydrogen atom and compare it with
with helium He plus radius, helium He plus radius of n is equal to 2 बोहर ऑर्बिट्स, n इज इक्वल टू 2 बोहर ऑर्बिट्स। तो हमारे पास में क्या है समझो, हमारे पास में दो एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है और एक He प्लस एटम है। तो सबसे पहले Z की बात कर लेते हैं। तो Z इसका 1 हो जाएगा और इसका Z कितना हो जाएगा 2। इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट में निकालना है और इसका जो है सेकेंड ऑर्बिट में निकालना है। तो यानी कि ये अगर N1 है, ये Z1 है, तो ये क्या हो जाएगा Z2 इसको बोल दो और इसको क्या बोल दो हम लोग N2 बोल लो दूसरे वाले एटम के लिए। अब दोनों का क्या रिलेशन बताना है, दोनों का मतलब कि क्या होगा, दोनों का रेशो बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन वाले के लिए R1 बोल रहे हैं और लिथियम वाले के लिए R2 बोल रहे हैं। तो R1 इज इक्वल टू हमने पढ़ा था कि रेडियस जो होता है वो क्या होता है R0 इंटू में n स्क्वायर बाई में Z होता है। तो R0 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या रिलेशन लिखेंगे n1 का स्क्वायर बाई में Z1। अच्छा इधर क्या लिखेंगे सर, नीचे है n2 का स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास में Z2 हो जाएगा। n1 हमारे पास में कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, अब Z1 कितना हमारे पास में 1, तो 1 लिख देंगे। n2 में n2 कितना हमारे पास में 2 का स्क्वायर, सॉरी Z2 लिखना है तो Z2 कितना अपने पास में 2 और n2 कितना है 2 का स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। एक तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन में 2, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास में 9:2 हमारे पास में क्या हो जाएगा R1 अपॉन में R2 का एक रेशो आ जाएगा। जल्दी से कर लीजिए। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं आज ख़त्म करते हैं। बोहर्स का कुछ चीज़ें बच गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम जैसे लाइमन सीरीज हो गया, बाल्मर सीरीज हो गया और इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरे के बारे में, क्योंकि एक्सरे से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं एग्जाम के अंदर में। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।